आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, कैन द पोटेंशियल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बी द सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो, क्या इसका आंसर होगा? सर मैंने एक्चुअली आज पढ़े नहीं थे ना, क्योंकि आई थिंक आपने लेट थोड़े सेंड किए थे तो वो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो मुझे चलो सही ठीक है। समझ नहीं आई ना। तो इसमें हमारे पास है दो चीजें हैं। एक वो कह रहा है कि पॉइंट चार्ज, दूसरा कह रहा है कि एक दूसरा चार्ज है। दूसरा जो चार्ज उस पर वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब ये एक हमारे पास स्फीयर है। लेट्स सपोज इसके इस हिस्से पर चार्ज 5 कूलम पड़ा हुआ है। इस हिस्से पे आप कह लो 10 कॉलम। तो यानी कि इसकी बॉडी पे यूनिफॉर्म चार्ज नहीं पड़ा हुआ, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है। तो हमने ये बताना है कि इसका जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि जब चार्ज पड़ा होगा तो पोटेंशियल होगा। तो क्या उसका पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल जैसा होगा या क्या इसमें होगा, वो हमें बताना है। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारा पोटेंशियल ये होता है। देखिए, पोटेंशियल दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो जो पॉइंट चार्ज होता है, लेट्स सपोज ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, ये डॉट मैंने बनाया है। तो क्योंकि ये जो भी आपने बुक में पढ़ा है पॉइंट चार्ज के बारे में, वो सारा किसके लिए है? यूनिफॉर्म चार्ज के लिए है। तो अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, ग्रेजुअली वो डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये नहीं होगा कि कहीं पर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कहीं पे कम होगा। जैसे जो ये अगर नॉन यूनिफॉर्म जो चार्ज है, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पर लेट्स सपोज 10 कूलम चार्ज पड़ा है ना, तो इस पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर यहाँ पर 3 कूलम पड़ा है तो इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर जो मैंने ये सर्कल जो बनाया हुआ है, यहाँ पे सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ये जो दूसरे सर्कल पर भी इसकी वैल्यू सेम होगी इस रीजन में। लेकिन तो यानी कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ग्रेजुअली वो डिक्रीज करता है। क्योंकि वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जितना भी डिक्रीज होगा वो हर जगह क्या होगा, सेम डिक्रीज होगा। जितना भी इंक्रीज होगा वो हर जगह क्या होगा, सेम इंक्रीज होगा। क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो पॉइंट चार्ज के केस में कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा वो सिचुएशन नहीं होगी। तो here Q is the charge, R is the distance at which the point where the potential is calculated is placed from the point charge, and K is the Coulomb constant। फार्मूले के बारे में से बताया कि K Coulomb constant है और Q हमारा चार्ज और R हमारा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। In case of non-uniformly charged sphere, the charge is not uniform and hence Q changes as well as the distance। क्योंकि इस केस में Q भी चेंज कर रहा है, आर भी चेंज कर रहा है। लेकिन जो पॉइंट चार्ज के केस में क्यू कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज के केस में क्यू भी चेंज हो रहा है और आर भी चेंज हो रहा है। देयर फॉर अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला, इफ द चार्ज वेरीज देन द पोटेंशियल आल्सो वेरीज। तो यहाँ पर पोटेंशियल का चेंज ज्यादा होगा और पॉइंट चार्ज के केस में पोटेंशियल का चेंज कम होगा।
क्योंकि पॉइंट चार्ज के केस में पोटेंशियल को जो कम कर रहा है वो सिर्फ एक फैक्टर है, वो है डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है। यहाँ पर दोनों फैक्टर्स पोटेंशियल को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो ये इसका रिजल्ट है। दस द पोटेंशियल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर डज नॉट सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। दोनों के जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस होगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विल द एनर्जी स्टोर्ड इन थ्री कैपेसिटीज बी ग्रेटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? तो इसके बारे में क्या आइडिया है आपका? सर पैरेलल में ज्यादा नहीं होगी एनर्जी स्टोर? रीजन? सर आई थिंक पैरेलल में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है ना, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो वो डिवाइड नहीं होता। जी बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी स्टोर कौन करवाता है? एनर्जी स्टोर का मतलब वो ये जो हमने चार्जेस को स्टोर करवाना है दो प्लेट्स के दरमियान, कि ये हमारी ये दो कैपेसिटी की प्लेटें हैं, यहाँ पे हमने चार्जेस को बाउंड करना है, चार्जेस को स्टोर करवाना है। तो वो चार्जेस को स्टोर कौन करवाएगा? बैटरी करवाएगी ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है पैरेलल के केस में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो ज़ाहिर है वो हर जगह जो है ना वो ज़्यादा फिर वो चार्ज को स्टोर करवाएगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है, ये अगर जितने हम कैपेसिटर का नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर हम सीरीज में तीन हम कैपेसिटर लगा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, चार लगा दें और कम हो जाएगा, पांच लगा दें और कम हो जाएगा। क्योंकि सीरीज में हर कैपेसिटर क्या करेगा, उसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो जो चीज चार्ज को स्टोर करवा रही है वही कम होती जा रही है। तो जब वो कम होती जा रही है फिर इसका मतलब है जो चार्ज स्टोर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है वहां पर चार्ज स्टोर ज्यादा होता है, या मतलब एनर्जी स्टोर ज्यादा होती है, और जो सीरीज कम्बिनेशन होता है वहां पर एनर्जी स्टोर कम होती है। कहना डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन क्रॉस ईच अदर। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास क्या होती है। एक देखिए कि हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल, एक ये हमारे पास सरफेस है और एक ये वाली है। तो इस सारी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? सेम होगा। और इस सारी पोटेंशियल पर जो सरफेस है वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसको ये हम बोलेंगे ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, कि इसकी हर जगह पर इसका पोटेंशियल सेम है और इसका हर जगह पर इसका पोटेंशियल सेम है। लेट्स सपोज यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और यहाँ पे आप कह लें कि 5 वोल्ट है। तो अब देखिए ये दोनों है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, लेकिन दोनों क्या डिफरेंट है। इसके पास पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इस पर 5 वोल्ट है। तो वो कहता है कि जो डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज होती हैं, ज़ाहिर है ये इसमें चार्ज है तो यहाँ से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी और यहाँ से भी निकलेंगी। तो वो कहता है कि कैन डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल लाइंस क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी चार्ज के उस वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आपस में इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करती। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको वो क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि एट अ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो सेम यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हम दो डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ले लें तो तब क्या अगर वो एक दूसरे को वो क्रॉस कर सकती हैं? तो आंसर यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, जो कि फिजिकल पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस डजंट क्रॉस ईच अदर। Equipotential lines can never cross because equipotential lines connect points of the same electric potential। वो क्या करती है? सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पॉइंट्स को जोड़ती है। क्रॉसिंग इक्विपोटेंशियल लाइंस वुड इंडिकेट दैट द पॉइंट एट विच द क्रॉस हैज टू सेपरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन है
तो ये क्या कर रही है, ये एक हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन सब का पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। तो ये वो बात कर रहे हैं कि जो इक्वी पोटेंशियल जो लाइन है वो क्या करती है, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को जोड़ती है। अगर ये क्या कर दे, यहाँ पर इस तरह ये क्रॉस कर दे, इस तरह एक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन उसको आके, वो भी क्या कर रही थी, वो भी सेम पोटेंशियल वालों को जोड़ रही थी, लेकिन दोनों का पोटेंशियल ज़ाहिर है वो डिफरेंट है। दे वुड इंडिकेट दैट एट विच दे क्रॉस, जिस जगह पर वो क्रॉस करेंगी, हैज टू सेपरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। यानी कि एक ही वक्त में उस जो जगह का पोटेंशियल वो 5 वोल्ट भी हो सकता है, 10 वोल्ट भी हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, एक जगह पर एक ही पोटेंशियल होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ गिवन पॉइंट इन स्पेस कैन ओनली हैव अ सिंगल वैल्यू। ये तो नहीं ना हो सकता कि आप ये कह रहे हो कि मेरे पास 10 वोल्ट है और फिर आप बोलो नहीं मेरे पास 5 वोल्ट है, या तो आपको 10 वोल्ट हो सकता है या 5 वोल्ट हो सकता है। तो इसलिए ये भी क्या है, इम्पॉसिबल है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इम्पॉसिबल है, इस तरह ये भी इम्पॉसिबल है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो E इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो जब ई क्रॉस नहीं कर सकता तो फिर वी भी वो क्रॉस नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट है, जिस तरह आपने पढ़ा था कि मेटल्स को हम एज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मेटल्स को यूज करेंगे, मेटल्स क्या बन जाती हैं, कंडक्टर होती हैं, तो जो हमने चार्ज स्टोर की होती है उनको तो पाथ मिल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी, वो फ्लो कर जाएंगे पूरे, वो एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो हमारा जो पर्पस होता है चार्ज स्टोर करने का, वो हमारा पर्पस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी है कि हम जो वाटर है उसको एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज क्यों नहीं कर सकते, हालांकि जो वाटर उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। इन फिजिक्स द टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस corresponding to the permittivity of a vacuum। तो वैक्यूम, ये दोनों के दरमियान क्या होती है, रेशो होती है। इसको हम क्या इसको लिखते हैं, ER। ER को हम क्या कहते हैं, रियलिटी परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ वैक्यूम। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, रियलिटी परमिटिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। कि उससे फिर हम बता सकते हैं कि वो जो वैक्यूम से वो कितने टाइम्स उसकी वो डाइलेक्ट्रिक पावर ज्यादा है। तो ज़ाहिर है ये दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो होती है, तो रेशियो का यूनिट वो कट हो जाते हैं, इसलिए ये क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट भी नहीं होता और डायमेंशन भी नहीं होती। अच्छा, क्या एक ऐसी जो फिजिकल कोई क्वांटिटी है कि जिसका यूनिट भी ना हो और लेकिन उसकी डायमेंशन हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर। उसका यूनिट ना हो लेकिन उसकी डायमेंशन हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है? नो सर, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी। जी, यूनिट जिसका नहीं होगा उसके डायमेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि डायमेंशन हम किससे निकालते हैं, फार्मूले से निकालते हैं, यूनिट से निकालते हैं। तो अगर उसका यूनिट ही नहीं होगा तो उसके डायमेंशन भी नहीं होगी। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो जो डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे आप रेडियन है, एंगल, तो रेडियन क्या है, मतलब एंगल है, एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कि उसकी वो मतलब है डायमेंशन ही होती है एंगल की, लेकिन ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट हो लेकिन उनकी डायमेंशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी और जिनका यूनिट नहीं होता तो जाहिर है फिर उनकी डायमेंशन भी नहीं हो सकती। तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई बट इट इज रेयरली यूज्ड इन कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो ये रीजन जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करते। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल इज वेरी हाई। वो कहते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक हमारा अच्छा आइडियल जो डाइलेक्ट्रिक होता है कांस्टेंट,
उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, या वेरी हाई होनी चाहिए। तो जब वेरी हाई होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक अच्छा इंसुलेटर है। क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अच्छा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, वो वही होगा कि जो जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंसुलेटर के पास पास हों, उसको हम बोलते हैं कि वो एक अच्छा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और उसकी प्रॉपर्टी जितनी कंडक्टर के पास होती हैं, तो वो उतना अच्छा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन वो जितना अच्छा मतलब इंसुलेटर होगा, या उसकी प्रॉपर्टीज जितनी इंसुलेटर के पास पास होंगी, तो वो क्या करेगा, वो उतना ज़्यादा अच्छा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब वो मटेरियल जो इंसुलेटर होते हैं, अब ज़रा जो कि वो इंसुलेटर हैं, तो ज़रा उनके पास इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको हम एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक के जिनमें पोल्स डाइपोल बनाने की एबिलिटी मौजूद हो। ऐसे मटेरियल जिनमें ऐसे इंसुलेटर जिनमें ये एबिलिटी ना हो कि वो डाइपोल्स वो बना ले, जब हम उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सके, फिर उनको हम एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ उन्हीं ही इंसुलेटर्स को कर सकते हैं कि जिनमें एबिलिटी होती है डाइपोल्स बनाने की। ये तो बात होगी इंसुलेटर्स की। लेकिन ऐसे मटेरियल्स जैसे हमने पढ़ा था कंडक्टर्स, अब चूंकि कंडक्टर्स वो इंसुलेटर नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो इंसुलेटर के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। तो इसलिए वो वहां पर क्या बन जाता है, वो उनको जो क्लोज पाथ बन जाता है, जो चार्जेस होते हैं उनको जाने का रास्ता मिल जाता है, इसलिए हम उनको यूज नहीं कर सकते। हालांकि उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी होने की वजह से उनकी जो, और आपको पता है जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जीरो होती है आलम। तो इसलिए इसलिए इसकी जीरो होती है, क्योंकि हम हमारे पास इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी हम इसको प्रोवाइड नहीं कर पा दे सकते कि जिससे हम क्या करें, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर सकें। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे भी दें किसी तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं होंगे, बल्कि ये जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो कहता है कि जो वाटर है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। आप देख सकते हैं कि वाटर अब 100 डिग्री से पे वाटर क्या हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टीम में वो वेपराइज हो जाता है। 0 डिग्री से उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री से क्या है, उसका वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो सॉलिड होता है, जो आइस होती है, 0 डिग्री से उसका क्या होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और आइस का क्या होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी है 100 डिग्री से, तो इसलिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो बहुत कम होती है। द नीडेड आयोनाइजेशन एनर्जी टू डिसोसिएट वाटर। अब देखिए, जब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, उसमें चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हो जाएंगे, तो वो क्या शुरू वो किस तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, एज अ कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगा। तो जब एज अ कंडक्टर बन जाएगा, फिर सेम वही वाला हो जाएगा कि जो सर्किट है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और उसमें का जो चार्जेस उनको फ्लो करने का रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर इजीली पोलराइज्ड। तो ये बड़े इजीली पोलराइज हो जाती हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, अच्छी कंडक्टिविटी होती है। तो इस वजह से हम इनको कैपेसिटेंस में यूज नहीं कर सकते। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये आपको वैसे ही पता है। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको लगाएंगे तो फिर उनकी मुझे जो कैपेसिटेंस होती है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है ना वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के मतलब ऐड हो जाती है ना, तो फिर हमारे पास इंक्रीज हो जाती है ओवरऑल कैपेसिटेंस। नहीं, वो यहाँ पर वो कम्बिनेशन में ना पूछ, ओवरऑल जस्ट पूछ रहा है कि आप कैपेसिटेंस को वो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर वो कम्बिनेशन का वो जिक्र ही नहीं कर रहा, तो फिर आप सर वही बाय फार्मूला। कनेक्टिंग सर बाय कनेक्टिंग देम इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, तो उससे तो हो नहीं, ये नहीं फार्मूला यूज जाएगा आई थिंक। करेंगे ना, कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू A E0/D। ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि वो सिंपल कैपेसिटर का पूछ रहा है, कम्बिनेशन का वो यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप वो ओके सर। बताएंगे कि एरिया अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा अच्छा यूज़ करें, उसकी वो बढ़ जाएगी, डी उसका जो है
वो सेपरेशन कम कर दे तो वो बढ़ जाएगी। अ डिवाइस फाउंड बाय टू कंडक्टर्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, कि दो कंडक्टर्स आपने लेने हैं मेटल प्लेट्स, वो क्या होने चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए, यानी कि उनका कोई रास्ता नहीं होना चाहिए कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक जाने तक उनका रास्ता क्या कर देना, इंसुलेट कर देना, बंद कर देना फ्रॉम ईच अदर, ताकि चार्जेस क्या करें, कंडक्टर के ऊपर ही रहें, कंडक्टर से आगे वो ना जाएं। तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम to store the charge, and it is technically defined as the ratio of the charge on the conductor to the potential difference between the conductor, which is mathematically expressed as, तो फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन derive द कैपेसिटेंस ऑफ, इस फार्मूले से आप वो कैन derive, ये फार्मूला ड्राइव करते हैं, C इज इक्वल टू ए ई नॉट ओवर डी। Hence, to increase the capacitance, one or more of these conditions can be changed। ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एरिया, परमिटिविटी और सेपरेशन पे। तो ये आप ये पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ ही जाएगी सारी। ठीक है। सर हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन रह गया है, आप 20 वो तो बता दें। कौन सा? फिफ्थ वाला। वो डिस्कस नहीं हुआ? ये सर वो वाला? तो डिस्कस नहीं हुआ। ये वाला बोल रही हैं? नो सर, ये सर यही वाला। हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली लो? तो वो कहता है कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, हाई करना है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, उसने हमने कंडीशन दे दी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी हाई व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव लो इफ द चार्ज इज लो एज वेल। जब चार्ज लो होगा, चार्ज की वैल्यू कम होगी, तो फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम हाई कर सकते हैं। तो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। एक और बात आपको बताता चलो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये चार्ज की नहीं होती बल्कि सिस्टम की होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी ना किसी सिस्टम की होती है, या चार्जेस की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी प्रॉपर्टी होती है, सिस्टम की। अगर दो चार्जेस आपके पास है तो वो आपके पास दो चार्जेस वाला सिस्टम है, तो दो चार्जेस की जो है वो कंबाइन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब दो चार्जेस का सिस्टम बन गया, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी काउंट करेंगे। ये नहीं करेंगे कि चार्ज वन की आप बोलें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, चार्ज टू की कितनी है, ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि आप बोलेंगे ये जो हमारा सिस्टम है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये है। इस तरह अगर हमारे पास तीन चार्जेस हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे चार्ज वन की ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये है, चार्ज टू की ये है, बल्कि आप बोलेंगे ये जो हमारा चार्ज सिस्टम है जिसके पास तीन चार्जेस हैं इसकी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि डेल्टा यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है, वो हमें कह रहा है कि डेल्टा यू की वैल्यू कम आपने रखनी है। तो आप ये बताएं, डेल्टा यू की वैल्यू मैंने कम कर दी है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू और डेल्टा बी पे कर रहा है। तो डेल्टा यू की वैल्यू कम कैसे होगी, क्योंकि हमने डेल्टा बी की वैल्यू को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो अब लेट्स सपोज आपको पता है कि अगर हम ना टू से मल्टीप्लाई करें, बी को हमने क्या करना है, ज्यादा करना है, तो लेट्स सपोज बी को हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया।
तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो आंसर क्या आता है हमारा? 200 आ गया। तो इसका मतलब है ये तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू 100 है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो ये तो हमारा गलत हो गया। हमने तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम रखनी है और पोटेंशियल की वैल्यू एनर्जी के वो वैल्यू ज्यादा रखनी है। तो अगर हम इस तरह करें कि ये जो हमने पहले 2 पुट किया था चार्ज की जगह पर, अब हम इसकी जगह पर पुट करते हैं 0.5। तो 0.5 हमने पुट कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि जब आपने चार्ज की वैल्यू को कम किया तो तब क्या होगी? पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो गई और जो डेल्टा यू की वैल्यू वो क्या हो गई है? कम हो गई है। कि पहले हमने चार्ज को 2 रखा था तो आंसर हमारा आ गया 200, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू बढ़ गई, तो हमें तो ये नहीं चाहिए था। फिर मैंने क्या किया? चार्ज की वैल्यू को मैंने 0.5 कर दिया, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और पोटेंशियल की वैल्यू हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसलिए मैंने उसका 100 वोल्ट हमने ले लिए। तो जब 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा? कम होगा। यही वो बात यहाँ पर लिख रहा है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाना है, कैन बी हाई व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली लो इफ द चार्ज इज लो एज वेल। चार्ज क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। जितना चार्ज लो होगा उतना फिर हम उसको पोटेंशियल की वैल्यू को ज़्यादा कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कम कर सकते हैं। क्लियर है? ये सर क्लियर। आवाज़ सही आ रही है ना आपको? और सर आपकी आवाज काफी कम आ रही है। आई थिंक आपकी तो नेट का इशू है, तो इस वजह से आपकी आवाज़ वो वॉइस ब्रेक हो रही है, क्योंकि मेरे पास जो सिग्नल है वो पूरे फुल है। सर आप आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सही तरह से। ये जो मैंने क्वेश्चन समझा ये आपको समझ में नहीं आया? मतलब वॉइस सही नहीं गई?
वॉइस आ रही है आपको आप मेरी? ये सर अब क्लियर है। ये जो मैंने क्वेश्चन समझाया ये इसमें वॉइस ब्रेक हो रही थी? उसमें मतलब थोड़ी सी क्लियर हुई थी, लेकिन अभी मतलब ठीक हो गई है। वो समझ में आया। क्वेश्चन समझ आ गया या दोबारा समझा दूं? नो से वो समझ में आया मुझे। अच्छा, आपको वॉइस आई नहीं है? ये सर अब क्लियर है। वो पहले थोड़ा सा इशू हो रहा था। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 5 मिनट रह गए हैं तो फिर आज ही हमारा होगा। तो कल फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस फ्राइडे को ना हम 2 क्लासेस रखेंगे, 2 सेशन, ठीक है? ये जो फ्राइडे आ रहा है ना इस वीक हम 2 सेशन रख लेंगे। ओके सर। तो वो क्या है यस। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक ओके सर। पोटेंशियल है उसको हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या करना है, कम करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये मैंने आपको बात समझाई थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमेशा सिस्टम की होती है। इस ये आपको पॉइंट क्लियर है? यस सर, ये वाला क्लियर है। अच्छा, तो मैंने ये बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो हमने क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू को कम करना है, पोटेंशियल एनर्जी को, और पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि अब पीछे क्या बचता है, क्यू बचता है। तो क्यू डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल की वैल्यू को कम होगी या ज़्यादा होगी। तो मैंने कहा कि अगर मैं क्यू की जगह पर 2 कूलम पुट करता हूँ, क्योंकि मैंने पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना, बढ़ाना है, तो इसकी जगह पर मैं 100 रख लेता हूँ। तो जब 2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा क्या आ गया, 200। तो ये जो 200 आंसर आया है ये किसका आया है, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आया है। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए और पोटेंशियल की वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए मैंने पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रखी थी, 100, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो ये तो हमारा उल्ट हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब है मुझे जो क्यू की वैल्यू है ना उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी मैं क्यू की वैल्यू बढ़ाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी के आंसर क्या आ जाएगा, उतना बड़ा आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह पर 0.5 पुट कर देता हूँ, तो जब मैं 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 50। अब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर यहाँ पर आ गया 50, और पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल उसका आंसर है 100। तो यानी कि मैंने क्या कर दिया, पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया, और जो पोटेंशियल एनर्जी उसको मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो कैसे डिक्रीज किया, चार्ज की वैल्यू को जितना आप पॉसिबल हो सके उतनी उसकी वैल्यू को कम रख के। तो जब आप चार्ज की वैल्यू को कम रखते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही वो बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी हाई व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली लो। कि पोटेंशियल को हाई आप तभी कर सकते हैं कि जब, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन उसने हमें स्पेसिफाई कर दी हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा और पोटेंशियल एनर्जी कम। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब आप क्या करेंगे, चार्ज को लो रखेंगे। तो जब आप चार्ज को लो रखेंगे फिर हमारे पास ये कंडीशन अचीव हो जाएगी। अगर आप चार्ज की वैल्यू को ज्यादा रखेंगे फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी और पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर जो क्वेश्चन में वो कंडीशन दे रहा है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अब बताइए, आप क्लियर है? ये सर अभी क्लियर है। कोई और थैंक यू। क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नो सर, ये तो अब फिलहाल तो नहीं है वो क्वेश्चन। चलें ठीक है। इसी से का साथ ना कल हम चैप्टर 2 के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं ना, कंसेप्चुअल। ये सर वो रहते हैं अभी। हाँ, तो जो सिस्टम इस तरह चलाया हुआ ना कि 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे और बाद में बाकी जो टाइम बचेगा उसमें वो लेक्चर कर लेंगे। तो आज 6 क्वेश्चन थे, और थोड़ा आपका इंटरनेट का भी इशू हो गया क्योंकि ऑनलाइन में ना होता रहता है इंटरनेट का इशू, कभी मेरा वीक हो जाएगा कभी आपका हो जाएगा। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। तो इस वजह से आज वो फिर हम उसके लिए टाइम नहीं मिल सका। तो क्वेश्चन जवाब आज हमने ज़्यादा किए, तो क्वेश्चन भी बड़े थे, कंसेप्चुअल ज़्यादा थे।
कल वाले से ज़्यादा के ये कंसेप्चुअल थे। तो कल इसी तरह हम जो सेकंड चैप्टर है उसकी हम वो क्वेश्चंस कर लेंगे 3 4, और साथ में फिर हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ रहे थे साथ में फिर वो कर लेंगे, ठीक है। यस सर। और सर जो फ्राइडे को आपने 2 क्लासेस का कहा है तो टाइम वही होगा? क्योंकि आप वो, हाँ टाइम यही रह वो होगा, क्योंकि आप जल्दी फ्री होती कोई नहीं है, और मैं भी आप ना वो मैंने एकेडमी स्टार्ट कर ली है, इसलिए टाइम यही होगा ये जो है। मे भी हमारा टाइम जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर 1 बजे हो ना वो बच्चे ने इकट्ठा पढ़ लिया तो फिर मैं 9 बजे तक फारग हो जाऊंगा। तो आप इस तरह रखें, अपने ना 2 स्लॉट रखें, या 9 बजे की स्लॉट एक रख लें, और दूसरी स्लॉट यानी 9 से लेकर ना 11 बजे तक, ये अपना वो अपना रख लें। तो इस टाइम में वो आपको बता दूंगा थोड़ी देर पहले, तो फिर इस टाइम आप रेडी हो जाएगा। तो पहली मैं कोशिश आपको यस कर दूंगा कि सर। मैं ना कोशिश करूंगा 7 8 बजे आपको बता दूं कि हमारी क्लास कितने बजे होगी, ठीक है, ताकि फिर वो एडजस्ट आप ओके कर सर। लें। जी सर ठीक है। हाँ, फ्राइडे को भी 2 थैंक रख लेंगे और संडे को भी 2 रख लेंगे, तो इससे हमारा जो है ना, ताकि ज़रा जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाए, ठीक है। यू। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।